रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करूंगा जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बारे में कि किसी भी भाव के अधिपति जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो कैसा परिणाम करते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं आपको। थोड़े ही दिनों में हमारे जो एप्लीकेशन ज्योतिष लक्ष्य जो एप्लीकेशन हमारे बनाए हैं उन्होंने बात कही है कि अब उस पर मैं पेमेंट ऑप्शन डाल दूंगा और लोग वहां से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आप वहाँ पे अगर एप्लीकेशन आप लोग रखेंगे तो अगर मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो निस्संदेह आप वहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं एक बात और भी अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि ज्योतिषी लक्ष्य नाम से जो एप्लीकेशन है उसे जरूर डाउनलोड करिए। और तीसरे नंबर पे ये बात कहना चाहूँगा कि NAKULPARASHARA इस नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मिल जाइए और ज़रूर ही मुझे वहाँ पे फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रील मिलते हैं जो गीता जी के श्लोक या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाती हैं जिसका प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित करता है अच्छे तरीके से। गंदी चीज़ें तो देख ही लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी देख लेते हैं। कार्यक्रम सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, जन्म कुंडली का दूसरा भाव जो लग्न का दूसरा होता है तो किसी भी भाव का दूसरा भाव धन भाव होता है। इस वजह से कि जो ज्योतिष के जानकार, ज्योतिष के मर्मज्ञ, ज्योतिष के प्रणेता, ज्योतिष के जो देखने की क्षमता रखने वाले जो पुरुष थे, जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने धन भाव को जो है वो मारक भाव भी कहा है। और ये मारक भाव भी होता है क्योंकि वो 8वें भाव का 7वां होता है और किसी भी भाव का जो 7वां होता है वो उसका पूरक होता है। क्लियर है? पूरक मतलब उसी के सदृश गुणों को रखने वाला या उसी के जैसा परिणाम करने वाला। और किसी भी भाव का 8वां जो होता है वो उसका 6 भी होता है। लग्न का 8वां, लग्न की मृत्यु। आप जब 8वें भाव को क्या कहते हैं? मृत्यु भाग कहते हैं। तो लग्न का 8वां मृत्यु भाग, तो सप्तम का 8वां मृत्यु भाव। अब जरा लग्न को देखिए तो लग्न आपका प्रत्येक है, लग्न आप स्वयं हो गए। आपका डेली रूटीन 7वें भाव से देखा जाता है और इसका 8वां, तो ये इस वजह से मृत्यु भाव हो जाता है। इस कारण से भी द्वितीय भाव को मृत्यु भाग कहा जाता है, मतलब वो मारक भाव है। तो कुंडली में टोटल, मैं तो इस पे चर्चा बाद में कभी कर लूंगा, पर आज हमारी जो विषय की बात है वो ये है कि आपकी कुंडली में अगर धन भाव में किस भाव के अधिपति बैठेंगे तो आपके धन के लिए, आपके वाणी के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके सगे संबंधियों से संबंध के लिए, क्योंकि धन भाव से जो है वो बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। और कोई एक भाव जो है वो कोई आवश्यक नहीं है वो सिर्फ एक ही तरीके का परिणाम देगा, और कोई ये भी आवश्यक नहीं है कि अगर धन भाव मजबूत हुआ तो कोई एक ही तरीके का जो है वो परिणाम देता रहेगा। वो कई तरीके का परिणाम जो है वो उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो धन भाव से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों का जो है वो विचार किया जाता है। तो सबसे पहले वो आपकी बुद्धि है, आपके मुखड़े का भाव है, आपके जो विचार, जो थॉट का क्रिएशन होता है उसको देखा जाता है। जो विचार यहाँ बनते हैं वो प्रारंभ होते हैं यहाँ से और ये बढ़ते यहाँ पे आकर के ये अष्टम भाव स्वभाव में बदल जाता है और यहाँ पे उन विचारों का मूर्त रूप बन जाता है। मतलब वो विचार जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति के बारे में आप जो भी विचार रखते हैं कि वो व्यक्ति इस स्वभाव का है, तो ये अष्टम भाव से ही होता है कि उसके जो स्वभाव का मूर्त रूप होता है, वो जो परिपक्वता होती है उसकी, या फिर जो उसका स्वभाव समाज में जो फैला होता है कि वो इस नेचर का है, तो अष्टम भाव उसके परिपक्व होने का होता है। तो यहाँ से ये बात होती है। मतलब जो भी आप जिस भी नेचर के हैं उस नेचर की जो स्थिति है वो आरंभ कहाँ से होती है? तो वो द्वितीय भाव से होती है। क्लियर है? बनना वो इनिशियलाइजेशन जो पढ़ाई है, जैसे आपकी शिक्षा जो यहाँ पे आकर के उच्च शिक्षा में बदल जाती है, यहाँ पे आकर के माध्यमिक शिक्षा में बदलती है, यहाँ पे आकर के वो आरंभ होती है। किसी भी बच्चे का जो आरंभिक शिक्षा भाव है वो यहाँ है और यहाँ है। क्लियर है? तो ये शिक्षा का भाव हो जाता है। तीसरे नंबर पे आप जो है वो संबंधों को कैसे, अब जैसे जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी
और एक बात और भी है यहाँ पे जो बताऊं कि इस वर्ग, इसे आप किसी भी वर्ग चार्ट पे इसे फॉलो कर सकते हैं, मतलब इसे किसी भी वर्ग चार्ट पे देखा जा सकता है। और वस्तुतः मैंने इसे लग्न कुंडली पे आपको बताना चाहा। तो यहाँ पे ये भी बात होगी कि द्वितीय भाव से संबंधों के मजबूती को देखा जाता है या फिर रिलायबिलिटी को देखा जाता है कि वो जो संबंध है वो कितना परिपक्व है, वो कितना मजबूत है, वो कितना स्ट्रेंथ है, उसमें उसमें कितनी मजबूती है, उसमें कितनी कोमलता है, उसमें कितनी दृढ़ता है, उसमें कितना वर्चस्व है, उसमें कितना प्रभाव है, उसमें कितनी कमजोरी है, उसमें कितना अनूठापन है। ये सारी जो चीजें होती हैं वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती हैं। अब जैसे एक बात बताता हूँ, मान लीजिए आपकी कुंडली के D9 चार्ट में, मान लीजिए आपकी कुंडली के नवांश चार्ट में द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी और वहां पे 2 शुभ ग्रह बैठ गए, तो बल्ले बल्ले है। मतलब कहने का है कि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना और द्वितीय भाव में शुभ ग्रह का बैठ जाना, ये दाम्पत्य के संबंधों को बहुत अच्छा बना देते हैं। मतलब वो दाम्पत्य कमजोर नहीं कहा जा सकता, अलग रूप में उसके कई परिणाम हो सकते हैं। पर यहां पे रोक करके आपको थोड़े से पीछे लेके जाता हूं और ये बात मैं कहता हूं, ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि किसी भी भाव का परिणाम, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, किसी भी भाव का परिणाम उसका 100% परिणाम, 100% की बात करता हूं, किसी भी भाव के 100% परिणाम तभी हमारे जीवन में उतरते हैं, मिलते हैं, जब लग्न बली होता है या लग्नेश बलवान होते हैं, लग्न बलवान होता है, लग्न अच्छा होता है। नहीं तो आप उससे एक्सपेक्टेशन ना रखिए कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जब आपकी कुंडली में लग्न अच्छे नहीं रहेंगे, लग्नेश अच्छे नहीं रहेंगे, तो मान के चल लेना चाहिए कि आपके विभिन्न जो जितने भी चैप्टर बचते हैं, बाकी के 11 जो रेस्ट चैप्टर बचे, उसमें आपको परिणाम में कमजोरी मिलेगी। यहां पे आपको ये बात और भी समझ लेना होगा कि जब आपकी कुंडली का लग्नेश कमजोर होगा, लग्न के अधिपति पापकर्त्री में उलझे रहेंगे, लग्नेश अस्त होके रहेंगे, लग्नेश जो है वो वृद्धावस्था में है, मृत्यु को प्राप्त है, मृत्यु भाग में बैठा है, अष्टम भाव में, 12वें में, छठे में, तृतीय भाव में, तो ये आपको समझ लेना होगा कि बाकी के जितने भी चैप्टर बनेंगे आपकी कुंडली के, वो थोड़े थोड़े डिमोलिश होते रहेंगे, थोड़े थोड़े उनका जो है वो झुकाव नीचे की तरफ होगा, मतलब वो बूम करने में उनको दिक्कत होगी। क्योंकि किसी भी जो भाव को परिणाम देने का बल प्राप्त होता है वो लग्न से ही मिलता है। अब आपको ये बात कि कोई भी ज्योतिषी आपको खुश करने के लिए अगर किसी भी तरीके का कोई परिणाम बोल रहा हो तो निस्संदेह उस पर संकोच एक बार करना चाहिए और आपको निस्संदेह ये बात समझ लेने की आवश्यकता है कि सबसे पहले आप किसी भी भाव को बल देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को बल देना होगा, क्योंकि वही वो भाव है जो आपके किसी भी भाव के, बाकी के जितने भी चैप्टर में जितने भी भाव बने हैं उसमें से वो बल खींच सकता है, वो बल निकाल सकता है, उसका संपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकता है, अन्यथा तो नहीं, अन्यथा नहीं, या फिर कमजोर, या फिर आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी बात ना मिले। तो ये बात आपको पहले देख लेनी होगी। मैं कहा था कारक भाव पे था कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से मुखड़ई का विचार किया जाता है। जैसे ये जो फेस होता है, ये जो चेहरा है, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। अब अगर ये कमजोर हुआ द्वितीय भाव तो आपको हो सकता है कि आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हो जो आपके चेहरे को खराब करने की जो है वो कोशिश कर रही हो, या फिर कई बार द्वितीय भाव अगर कमजोर होता है तो आपके जो मूल बिंदु हैं जहां से आप जीवन को जीने का आरंभ करते हैं वो आरंभ ही आपका बिगड़ जाए, चाहे आपकी शिक्षा बाधित रहे, चाहे आपका जो है वो आपकी सेहत ठीक न रहे, या फिर आपके जो विचार हैं वो थोड़े कुंठित करने वाले हों, परेशान करने वाले हों, चिंतित करने वाले हों, झूठ बोलने वाले हों। अगर जैसे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव द्वितीय भाव में हो जाए और वो उस भाव के अधिपति नहीं होते हों तो निस्संदेह आपको थोड़ा सा यहाँ पे विचार करना होगा। और उसके जो मैनर है, जैसे होता है कि एड्रेस करने का जो तरीका है, कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप अपने बड़ों का कितना आदर करते हो, आप अपने गुरुजनों का कितना आदर करते हो, आपकी वाणी कैसी है, आपकी वाक चातुर्यता कैसी है, आपके बोलने की शैली कैसी है, आपके उस भाव में जो है वो कैसा ग्रह बैठा है। जैसे अगर मैं अपनी कुंडली की बात करूं, मैं अपनी कुंडली तो धनु लग्न की कुंडली में छठे भाव के अधिपति शुक्र होते हैं। तो शुक्र जो है वो धनु लग्न की कुंडली में छठे भाव के अधिपति और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं और उसके साथ राहु बैठ गए। इसका मतलब क्या है कि धन भाव में एक सम संख्या की राशि का निर्माण हुआ। अगर यहाँ पे सम संख्या की राशि का निर्माण हो और यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठ जाए और उसके साथ एक अन्य कोई ग्रह बैठ जाए तो उस भाव को बलवान बना दे या वो भाव ठीक हो जाए।
इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति जो है वो अपने सभी लोगों को पकड़ करके चलने वाला होगा। अगर दूसरे भाव की आप चर्चा करते हैं तो दूसरे भाव से कुटुंब का भी विचार किया जाता है, वहां से आपके रिलायबिलिटी की भी का विचार किया जाता है कि वो व्यक्ति किसी के लिए कितना विश्वसनीय होगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी खुद की कुंडली में अगर द्वितीय भाव में शुक्र और राहु की स्थिति बनेगी, या फिर अगर शुक्र बैठे हों या फिर बुध के साथ शुक्र बैठे हों, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं जो हूं वो सबको साथ लेकर के चलने वाला हूं, ये बात मैं कह सकता हूं। लेकिन वहीं जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में 11 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो और वहां पे शनि या राहु जैसे ग्रह बैठे हों, या फिर वहां पे सूर्य जैसे ग्रह बैठे हों, या फिर वहां पे गुरु जैसे ग्रह बैठे हों, तो आप ये बात संपूर्णतया नहीं कह सकते कि हाँ वो व्यक्ति जो है वो सबको साथ लेकर के चलने वाला होगा। या फिर दूसरा भाव जो होता है वो पैतृक धन का भी होता है कि जो आपको पिता से संपत्ति प्राप्त हुई, जो आपको आपके पिता से संपत्ति प्राप्त हुई, अगर द्वितीय भाव कमजोर होता है तो निसंदेह पैतृक संपत्ति में झगड़े हों, फसाद हों, लड़ाइयां हों, बेवजह के झंझट हों, ये चीजें बनती हैं। तो आपको ये बात भी समझ लेना होगा। तो अगर द्वितीय भाव सुंदर रहा तो निस्संदेह मुखड़ा सुंदर होता है। मैं तो कई बार जैसे कुंडलियां देखता हूं तो सबसे पहले अगर दूसरा भाव देखो बड़ा 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 सुंदर होगा, ये शरीर बड़ा मतलब अच्छे सुंदर सुंदर व्यक्तित्व का होता है। तो दूसरा भाव सुंदरता को भी जो है वो परिलक्षित करता है, उसके गुण दिखाता है। उसके बाद आपके संबंध जो है वो समाज के साथ कैसे हैं, आपके सबसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो उसका पहला समाज होता है वो कौन सा होता है, वो उसके घर के लोग होते हैं। आपके माता के साथ संबंध, आपके पिताजी के साथ संबंध, आपके भाई बहन, आपके कुटुंब, चाचा चाची, ताया ताऊ, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, सब 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 टोटल। तो ये जो आपका पहला समाज होता है ये जो है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। जो बढ़ करके जरा विचार करिए, तो जो बढ़ा तो बढ़ते 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 यहाँ भाग्य का साथ मिला और फिर वो दशम भाव में आकर के पूरे जो है वो एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बना देता है, जहां आप पूरे बड़े स्तर पे अपने आप को स्थापित कर देते हैं, जहां आप देश के प्रतिनिधि बन जाते हैं। आपका टोटल जो संपूर्ण जो समाज होता है वो बड़े बृहद आकार में द्वितीय दशम भाव से विचार करने लगता है, क्योंकि ये इसका नवा भाव होगा। तो किसी भी भाव का जो नवा भाव होगा वो उसका बृहद होगा, किसी भी भाव का जो नवा होगा वो बड़े स्केल पे होगा, किसी भी भाव का जो बड़ा होगा नवा भाव होगा वो उसमें भाग्य का बल मिल जाता है, वो उसमें पितरों का बल मिल जाता है, वो उसमें पूर्वजों का बल मिल जाता है, वो उसमें उसके भाग्य का बल मिल जाता है। इस वजह से वो बड़ा मिल जाता है। इस कारण से ही कि द्वितीय भाव के अधिपति जब यहां आते हैं तो वो बड़े लेवल पे व्यक्ति को सामाजिक बना देते हैं, या फिर वो राजनीति में माहिर हो जाता है, क्योंकि उसके विचार भी यहां से बनने शुरू हुए थे। जहां ये परिपक्व हुए थे उसके बाद उसने भाग्य का साथ पाया और फिर अपने आप को प्रबुद्धता से, मजबूती से, अपनी प्रगाढ़ता से, अपने ज्ञान के बल पे, अपने अनुभवों के बल पे समाज पे शासन करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने जो चीजें देखी हैं वो आपको ये सारी चीजें जो है वो किसी पुस्तकों की नहीं है, ये सब मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं और ये बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस वाली हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके या लंबी चौड़ी बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज है। उसके अतिरिक्त आप जो है वो द्वितीय भाव से आपके कई बार द्वितीय भाव जो होता है वो चूंकि मारक होता है इस वजह से मृत्यु का कारण भी बनता है। जैसे आपकी कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु भाग है, तो द्वितीय भाव जो है वो मृत्यु का कारण है। तो द्वितीय भाव मृत्यु का कारण, तो कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करेगा तो कोई ना कोई कारण होगा, तो यही कारण हो जाता है। मतलब आपके विचार ही आपके मृत्यु के कारक भी बनते हैं। अगर आपके विचार गंदे होंगे तो निस्संदेह वो विचार एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, और अगर आपके विचार मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, तो निस्संदेह वो एक बार हमेशा के लिए स्वतंत्र होंगे और हमेशा के लिए वो अमर हो जाएंगे। वो विचार अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर जाता है, जो व्यक्ति को मोक्ष की गति दे देता है। मतलब वो विचार जो है वो निस्संदेह परिपक्व है, परिपुष्ट है और वो समाज को बड़े स्केल पे प्रभावित कर रहा है। तो ये जो है वो मृत्यु का कारण भी है। अगर द्वितीय भाव कमजोर रहा और द्वितीय भाव में किसी ऐसे, जैसे अग्नि तत्व की राशि बनी, भूमि तत्व की राशि बनी, वायु तत्व की राशि बनी, तो उसी तरीके से व्यक्ति की मृत्यु का जो है वो आरंभ होता है। उसी तरीके से अग्नि तत्व की राशि तो आग से मृत्यु का कारण बन सकता है, जल तत्व की राशि तो जल से मृत्यु का कारण बन सकता है। अष्टम भाव के प्रभाव में अगर जो भाव अष्टम भाव में, जैसे अगर मान लीजिए अष्टम भाव में अग्नि तत्व की राशि बैठी या फिर अग्नि तत्व का
कोई ग्रह बैठा तो कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु आग से होगी। तो यही कारण है कि उसका जो आरंभ होगा वो निसंदेह यहां से ही होगा, वो डायरेक्ट यहां नहीं आएगा, ये जब भी आएगा तो द्वितीय भाव से ही आएगा। इस वजह से इसे मृत्यु का कारण भी कहा जाता है। यहां से इस बात का भी विचार किया जाता है कि व्यक्ति के मृत्यु का कारण क्या होगा, किस चीज से प्रभावित होकर के, किस चीज से जो है वो उसके मृत्यु का कोई भाग, जो क्या रीजन आखिर क्या है जिसके कारण व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्ति हुई। एक्सीडेंट होगा, जल में डूब के मरेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप एक ही बार यहां नहीं आ सकते, आप पहले यहां आएंगे, पहले आप यहां आएंगे, फिर घूम करके तब यहां आएंगे, तब ये यात्रा पूरी कही जाएगी, तब आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, जिसका सुख यहां है। मृत्यु का सुख यहां, क्योंकि किसी भी भाव का पांचवा उसका सुख, तो किसी भी भाव का चौथा उसका सुख, किसी भी भाव का चौथा उसका सुख होता है, तो किसी भी भाव का पांचवा उसका एक अलग कोण देता है, अलग एंगल देता है, तो ये इसका त्रिकोण है। तो इस वजह से ये मोक्ष का भाव हो जाता है, ये मोक्ष का भाव होता है, मुक्ति का भाव होता है। तो आपके विचार यहां से बनने शुरू हुए, आकर के यहां पे वो मूर्त रूप में स्वीकार किए जाते हैं, और यहीं से आप जो है वो अपने परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत बनते हैं। ये बातें होती हैं। इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे इतनी सारी बातें बताई। उसके बाद ये आरंभ के ग्रंथ का होता है, विचारों का होता है, बुद्धिमता का होता है, वाणी का होता है, नशा का होता है, भोजन का होता है, स्वाद का होता है, मिठास का होता है, कड़वा तीता, ये सारी जो चीजें हैं व्यक्ति यहीं से पहचान पाता है। इंद्रियों के जो है वो कर्म का होता है। जैसे कोई भी इंद्री जो आपकी कुंडली में एक्टिवेट नहीं है, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में वाणी कमजोर है, आपकी कुंडली में सूंघने की शक्ति कमजोर है, नेत्र की शक्ति कमजोर है, तो जो किसी भी इंद्रियों का जो काम जो वो कर रही है, जैसे इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 10 टोटल मिलाकर के 10 इंद्रियां होती, तो पांचों इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री में से किसी भी इंद्री को जो बल आरंभ में मिलता है, वो जो काम अपना करती है, वो दरअसल यहीं से शुरू होता है। ये यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये वही भाव है जो किसी भी प्रभाव के आरंभ को दिखाता है। यहां से आप जन्म लेते हैं और यहां से आपके जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। ये आपका पहला घर है, ये पहला पांव, ये पहला पैर है, ये पहला, आपने यहां से बढ़ना शुरू किया, बढ़ते 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 यहां आपके अंत हो जाते हैं। अब विचार करते हैं कि अगर द्वितीय भाव में कौन से भाव के अधिपति बैठेंगे तो अच्छा होगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में कौन से भाव के अधिपति बैठे हैं, आपको सिर्फ ये देखना है तो अच्छा होगा। जैसे जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर लग्न के अधिपति बैठे होंगे तो ये अच्छी बात होगी, चाहे कैसे भी हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में कोई ग्रह है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसको आप चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति कहां बैठे हैं, आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति कहां बैठे हैं। लेकिन पहले यह देखना है कि दूसरे भाव में किस भाव के अधिपति बैठे हैं। तो अगर लग्न के अधिपति बैठेंगे तो यह बात अच्छी होगी। उसके अतिरिक्त चौथे भाव के अधिपति अगर बैठेंगे तो यह बात अच्छी होगी। 5वें भाव के अधिपति बैठेंगे तो यह बात अच्छी होगी। 7वें भाव के अधिपति बैठेंगे तो कुछ कमजोरी के साथ अच्छी होगी। 8वें भाव के अधिपति अगर बैठेंगे तो यह बात अच्छी होगी। 9वें भाव के अधिपति अगर बैठेंगे तो ये बात अच्छी होगी। 10वें भाव के अधिपति अगर बैठेंगे तो ये बात अच्छी होगी। 11वें के अधिपति अगर बैठेंगे तो ये बात अच्छी होगी। याद करिए, मैंने तीसरे भाव को छोड़ा है, 6वें भाव को छोड़ा है और 12वें भाव को छोड़ा है। यानी कि आपकी कुंडली में जो तीसरा भाव है, जो 12वां भाव है और जो 6ठा भाव है, यहां पे आपकी कुंडली में जो 6ठे भाव के अधिपति अगर द्वितीय में बैठेंगे तो वो आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे देते हैं। ये इसका एक, इसे आप अच्छा भी मान सकते हो या आप इसे बुरा भी मान सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा ही लोगों का दबाव रहेगा। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे रहेंगे जिनका भार आपको वहन करना ही होगा। इसका एक सीधा सा परिणाम यह होता है, आपके ऊपर समाज के लोगों का हमेशा ही कुछ ऐसा वर्ग रहेगा जिससे आपको हमेशा ही, जिसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिस पे आपको हमेशा ही जो है वो उनके खर्च, उनका वहन, उनका भार वहन करना होगा। ये इस भाव के अधिपति का यहां बैठने का एक थोड़ा प्रभाव ऐसा होता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में, चूंकि
तृतीय भाव के अधिपति बैठेंगे तो किसी भी भाव का व्यय होता है, तो यहां पे ऐसी स्थिति में कि आप जब मेहनत करेंगे तभी वो भाव फल देगा, अन्यथा नहीं। आप सीधा सीधे ऐसे ये नहीं कह सकते कि मैं बैठ करके खा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी ही होगी और आपको अपना पराक्रम का फल तभी मिलेगा जब आप परिणाम के लिए उत्सुक तभी हो सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे, अन्यथा आप बैठ करके आपको ये धन नहीं दे सकता। 12वें भाव के अधिपति अगर दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये आपको कई बार ये इशारा करते हैं कि आप अपने पूर्वजों के साथ, आप अपने कुल और खानदान में जो लोग उत्पन्न हुए हैं उसके साथ आपके संबंध, उसके साथ जो नहीं रहे, जो आपके जीवन में अब नहीं रहे, जो पहले थे, यानी कि जो आपके पूर्वज थे, जो आपके कुल के जो अधिपति थे, जो कुल के अधिपति यानी कि कुल के देवता, उनका संबंध कैसा बन रहा है। क्योंकि ये भाव जो है वो वस्तुतः जरा गौर करिए तो भाग्य भाव से भी पितरों का विचार किया जाता है और पितरों का सुख यहां से भी देखा जाएगा, क्योंकि नवम भाव का वो चौथा होता है। तो अगर 12वें भाव के अधिपति अगर धन में बैठेंगे तो आपको ये इशारा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको दूरगमन करना चाहिए, धन खर्च पे रुकावट रखनी चाहिए, आपका धन कहीं गलत जगह पे खर्च ना हो और उसको सही दिशा मिल सके। क्लियर है? अब इससे संबंधित मैं आपको दो चार अच्छी चीजें और भी बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली में धन भाव मजबूत है तो निसंदेह आपकी मृत्यु भी संतुष्टिजनक होती है। दूसरे नंबर पे कि अगर आपकी कुंडली का धन भाव अच्छा बना है, जैसे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह की राशि बनी हो, वहां पे कोई सम संख्या की राशि बनी हो, वहां पे शुभ ग्रह की राशि बनी हो, शुभ ग्रह बैठे हों, अगर वहां पे जो है वो अच्छे भाव के अधिपति बैठे हों, जैसे केंद्र के या त्रिकोण के अधिपति बैठे हों, तो वो उसमें और भी ज्यादा वाक्पटुता देंगे, उसमें और भी ज्यादा विलक्षणता देंगे, उसमें और भी ज्यादा मजबूती देंगे, उसमें और भी ज्यादा प्रखरता मिल जाएगी। वहीं अगर दूसरे साइड अगर वो भाव कमजोर रहा, उसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाते हों या फिर इसके दोनों तरफ शत्रु घर में कोई ग्रह बैठ जाते हों, तो भी दूसरा भाव प्रभावित होता है। ये बात आपको समझने वाली है। इस पे हालांकि और भी चर्चा करूंगा कभी बाद में भी। ये बहुत विशाल ग्रंथ है द्वितीय भाव, जिसपे आप किसी भी चीज के आरंभ को देख सकते हैं। कोई भी काम आप जीवन में आरंभ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको द्वितीयेश को देख लेना चाहिए। द्वितीयेश कैसे बैठे हैं, द्वितीय भाव के अधिपति कहाँ बैठे हैं, द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ये सब चीजें, क्योंकि द्वितीय भाव में इतने सारे भाव के अधिपति अगर बैठे होंगे तो निस्संदेह द्वितीय भाव अच्छा कहा जाएगा, उसे खराब नहीं कहा जाएगा। वहीं पे अगर द्वितीय भाव के अधिपति 12वें, 6वें, 8वें और तीसरे भाव में बैठे हो तो थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ आपको वो ऋण के साथ आपके जीवन में थोड़े से कंपटीशन के साथ आपको आगे बढ़ाते हैं। और वहीं वो कई बार जब सुसुप्त हो जाते हो, सुप्त हो जाते हो, अस्त हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, लड़ाइयों में हो, झगड़े में हो, व्यवसाय में हो, तो वो उन सब चीजों में थोड़ी सी मशक्कत बाकी रह जाती है और आपको दंश झेलना पड़ता है। दूसरा भाव जो है होता है वो मैनर का होता है। दूसरा भाव स्वभाव का होता है, एड्रेस करने के तरीके के, जीवन में वो चीजें जो व्यक्ति कोई भी एड्रेस करता है किसी से, किस तरीके से कैसे व्यवहार रखना है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये दूसरे भाव से ही उसका जो है वो आरंभ होता है। अगर दूसरा भाव कमजोर रहा तो निस्संदेह किसी भी व्यक्ति का जो जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य बैठ गए, तो वो उसमें क्रूरता दे देंगे। अगर कोई शुभ ग्रह बैठ गया तो उसमें सौम्यता दे देंगे, बदलाव दे देंगे, रेगुलराइजेशन नहीं होती है। कई बार अगर उसमें कोई शिथिल ग्रह बैठ जाए, जैसे शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो व्यक्ति भक्षक हो जाता है, नृशंस हत्यारा हो जाता है। उसके थॉट जो है वो हत्यारे या फिर हत्या करने वाले या फिर चाबुक लगाने वाले हो जाते हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो ये जो है वो, और जरा विचार करिए कि संपूर्ण जो अंग्रेजी सत्ता थी वो हम भारतीयों के लिए चाबुकों वाली थी। वो जो सरकार चलती थी वो चाबुक के बल पे चलती थी, क्योंकि वो हम भारतीयों को सताते थे। तो जब विचार करें तो ये दशम भाव को जब मैंने टोटल आधिपत्य से जोड़ा था, वो बात याद करिए, जब मैंने दूसरे भाव को छोटे समाज का दर्जा दिया था, उसका कुछ समाज यहाँ पे भी बनता है, जो आपके आसपास के क्षेत्र छोटा समाज यहाँ भी बनता है, जो मजबूत होता है यहाँ पे, तो वो जो संपूर्ण अंग्रेजी शासन थी, उसका मतलब है कि आप जब अंग्रेज या फिर ब्रिटिश कुंडली देखेंगे, जब उन लोगों की कुंडलियां देखेंगे तो आपको जरूर ही द्वितीय भाव की कमजोरी देखने को मिल जाएंगी। सप्तम भाव कमजोर पीड़ित होता दिख जाएगा, दसवां भाव कमजोर पीड़ित हो जाएगा। जब किसी भी देश की कुंडली दशम भाव से कमजोर होती है तो उस देश का इतिहास काला होता है या अच्छा नहीं होता है। आप जब कभी भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव को कमजोरी से देख रहे हो तो ये बात आपको मान लेने की आवश्यकता में पड़ जाती है कि उस व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं हो सकते, वो प्रभावित है, कई बार वो बदल रहा है, जैसे सामने से कुछ और हो बाद में कुछ और हो जाए, ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती। मतलब कहने का ये है
कि दूसरा भाव जो है वो संपूर्ण तरीके से आपके किसी भी चीज के, जैसे पटाखे में आपने अग्नि जलाई तो वो छुर 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 करके जो छुरछुरी होती है तो वो वही बता देती है कि पटाखा जलेगा या नहीं, खाली फुस्क करके रह जाएगा या फिर धमाका करेगा। मतलब वो जो है वो जैसे जो बच्चा है वो उसमें राजसिक गुण हैं, वो राजा बनेगा या नहीं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो ये वही भाव है। संपूर्ण तरीके से कह दूं तो अगर द्वितीय भाव मजबूत रहा तो लग्नेश मजबूत होने के बाद अगर द्वितीय भाव मजबूत है तो इसकी महत्ता यहां से भी शुद्ध हो जाती है कि अगर दूसरा भाव कमजोर रहेगा तो पूत के पांव पालने में बहुत अच्छे नहीं खिलेंगे, यानी कि कमल खिलने में देर होगा और पंजाज खिलने में देर होगा, या फिर कोई भी साइकिल चलने में देर होगी, या गदा चलने में देर होगी, तलवार चलने में देर होगी, झाड़ू लगाने में दिक्कत होगी। ये राजनीतिक रूप से कहें तो भी कहें या किसी भी तरीके से, मतलब उस पार्टी का जो या फिर उस व्यक्ति का जो द्वितीय भाव होता है वो उसका इनिशियल स्टेप होता है, वहां वो अगर भाव कमजोर रहा तो उसको मशक्कत उसकी ज्यादा पड़ जाती है। क्यों ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जरा गौर करिए तो तृतीय भाव का ये उपभोग होगा। किसी भी भाव का जो 12वां होता है वो उसका उपभोग होता है। तो अगर दूसरा भाव कमजोर होगा तो निसंदेह वो तीसरे भाव को भी कमजोरी दे देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरे भाव का आप संपूर्ण उपभोग तब कर पाएंगे जब आपका धन भाव मजबूत होगा। है कि नहीं बात? मैंने क्या बात बताई थी कि दशम भाव के पीछे वाले भाव में अगर कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो दशम भाव को भी कमजोरी दे दे। ठीक उसी तरीके से अगर तीसरे भाव के ठीक पीछे वाले भाव में कोई कमजोर ग्रह बैठ जाए तो तीसरे भाव को भी कमजोरी दे देता है, यानी कि आपके वो कम्युनिकेशन पे भी जो है वो एक अलग अतिरिक्त दबाव डालेगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए दिक्कत महसूस करवा सकता है। ये बात बहुत ही समझने वाली है और बहुत ही चिंतन और मनन करने वाली है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। यहां भगवान अपने विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं कि मैं किस में क्या क्या हूं। तो यहां वो यक्ष में, राक्षसों में कुबेर का स्थान अपने आप को दिया है, रुद्रों में शंकर का स्थान दिया है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूं, और अग्नि भी मैं ही हूं। लो बोल दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।